नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पुरोहित रघुकुल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12वीं के फर्स्ट लेसन पर पढ़ रहे थे साझेदारी का परिचय और उसका भाग 8। आज अपन पढ़ेंगे, कल अपन ने पढ़ा था पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज की गणना दो विधियों से कर सकते हैं, सरल विधि और गुणनफल विधि। ठीक है, अब अपन आज पढ़ेंगे आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज की गणना अपन मुख्य रूप से दो स्थितियाँ होती है, एक तो अनिश्चित समय और अनिश्चित राशि। अनिश्चित समय और अनिश्चित राशि है, अगर ऐसा कंडीशन है तो आप दो विधियों से कर सकते हो। कौन कौन सी विधि है? सरल विधि और गुणनफल विधि, वही प्रोसेस जो आपने पूंजी पर ब्याज के लिए किया था। ठीक है, एक दूसरी विधि है निश्चित समय के लिए, यानी निश्चित अंतराल में निश्चित राशि, यानी फिक्स आप राशि निकाल रहे हो निश्चित अंतराल में, जैसे कि 1 अगस्त को निकाला, 1 जुलाई को निकाला था, वो राशि 1 अगस्त को अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है निश्चित समय के लिए निश्चित अंतराल में निकाली गई राशि होती है। ठीक है, यानी निश्चित अंतराल में निश्चित राशि होती है, वो हो जाएगा अलग से। उसमें आपके एक ही विधि आती है, औसत अवधि विधि। ठीक है, दो कंडीशन बनती है आहरण पर ब्याज के बारे में। देखिए, पहले समझ लेते हैं आहरण पर ब्याज क्या होता है। आहरण पर ब्याज की गणना करना, आहरण पर ब्याज की गणना दो कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है? एक तो है अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित राशि आहरित करना। अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय में अनिश्चित राशि आहरित करना। पहला तो प्रोसेस ये है। तो इसमें दो विधियां हैं, एक तो है सरल विधि और दूसरी विधि आपके है गुणनफल विधि। ये मैं बार बार समझाना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि आपको मैंने पूंजी पर ब्याज की गणना के बारे में जब पढ़ाया था तब इन दोनों विधियों का अपन ने उल्लेख वहाँ पे किया था। पूंजी पर ब्याज की गणना कर रहे थे, उसमें अपन ने इन दोनों विधियों के बारे में उल्लेख किया है और कोई चेंजिंग नहीं है। जो अपन ने पूंजी पर ब्याज की गणना करते समय ये विधियाँ दो पढ़ी थी, सरल विधि और गुणनफल विधि, वो की वो हूबहू ऐसी की ऐसी है। ठीक है, जैसे कि अपन ने अवधि और राशि से गुणा करके जो गुणनफल आ रहा था उसका अपन योग लिखते थे। ठीक है, गुणनफलों का योग, वो का वो प्रोसेस इसमें भी करना है। अगर आपको अलग से दिया हुआ है कि सरल विधि कहाँ यूज होगी, मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि ए का आहरण 12,000 रुपये वर्ष के दौरान, ठीक है, और 6% वार्षिक दर से ब्याज है। ठीक है, तो आप साधारण रूप से कर सकते हो क्या, आहरित की गई राशि, दर पुनः समय आपके 1 वर्ष मान लीजिए, अगर नहीं दिया हुआ है तो, और 100। ठीक है, अगर माह में है तो बट्टे में 12 करना है, अगर दिन में है तो बट्टे में क्या करना है, 365 करना है। अब आप ये ज्ञात कर सकते हो, ₹720 आपके क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगी। ठीक है, ये तो था आपके सरल विधि से। गुणनफल विधि में आपके अलग अलग राशि दी होगी अलग अलग समय के लिए। ठीक है, अलग अलग राशि दी होगी अलग अलग समय के लिए। आपको कह दिया जाएगा कि 1 अगस्त को ए ने 20,000 रुपये आहरित किए, फिर उसी के बाद में ए ने वापस 1 दिसंबर को भी 15,000 रुपये आहरित किए। ठीक है, ये अलग अलग समय और अलग अलग राशि है, तो उसके लिए अपन गुणनफल विधि का यूज़ करते हैं। जैसे कि पूंजी अपन अतिरिक्त लगवाते थे तो भी अपन उसका ब्याज निकालते थे। ठीक है, गुणनफल विधि के माध्यम से। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको आहरित की गई राशि और अवधि से गुणा करके, ठीक है, क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है। सूत्र तो आपको पता ही है, सूत्र क्या होता है इसका, गुणनफलों का योग, इसका सूत्र गुणनफलों का योग गुणा ब्याज दर बट्टे में 100 गुणा 12।
ये होता था आपकी गुणनफल विधि के बारे में। तो अपन इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको ऊपरी ऊपरी बता दिया और इसके बारे में अपन एक्सप्लेन तो कर दिया है पूंजी पर ब्याज की गणना में, ठीक है। तो ये विधि सेम है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। दूसरी विधि है, एक तो अनिश्चित समय में अनिश्चित राशि, एक निश्चित समय में समान राशि। निश्चित समय में समान राशि आहरित करना, निश्चित समय में समान राशि। दूसरा अपन पढ़ रहे हैं, निश्चित समय में समान राशि आहरित करना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जब निश्चित समय में अपन समान राशि, निश्चित समय करते प्रत्येक माह के प्रारंभ में अपन 1000 रुपये निकालते हैं, या फिर प्रत्येक माह के मध्य में अपन 1000 रुपये निकालते हैं, या फिर प्रत्येक माह के अंत में अपन 1000 रुपये निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्या प्रोसेस करना है, तो वो होता है, ये निश्चित समय है 1 महीने के अंतराल में और राशि भी निश्चित है 1000 रुपये निकाल रहे हैं। तो ऐसी अगर कंडीशन आ जाए तो उसमें आपके ये वाला प्रोसेस आ जाएगा, निश्चित समय में निश्चित राशि आहरित करना, और उसमें आपके विधि आती है, वो विधि आ जाएगी कौन सी, इसमें विधि आ जाएगी औसत अवधि विधि। औसत अवधि विधि, ये विधि आपको समझना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बोर्ड क्लासेस में यानी बोर्ड एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। और लगभग यही प्रश्न बनते हैं, औसत अवधि विधि से संबंधित ही प्रश्न आपके आते हैं। 1 नंबर का भी बन सकता है और बड़ा प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है कुल आहरित राशि गुणा ब्याज दर गुणा औसत अवधि और बट्टे में आपके आ जाएगा 100 गुणा 12, ठीक है। ये था प्रोसेस आपके औसत अवधि विधि के बारे में, ठीक है। सेकंड अपन विधि पढ़ रहे हैं। देखिए, निश्चित समय में समान राशि आहरित करना, एक अनिश्चित समय में असमान राशि आहरित करते हैं, तब उसमें 2 विधियाँ होती हैं, सरल विधि और गुणनफल विधि, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है निश्चित समय में समान राशि आहरित करते हैं, तो उसमें एक विधि आती है औसत अवधि विधि। अब औसत अवधि विधि में आपके कुल आहरित राशि, ब्याज दर, औसत अवधि बट्टे में 100 गुणा 12। यहाँ पर आपको देखिए कुल आहरित राशि भी मिल जाएगी, जैसे कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में 1000 रुपये पर निकालते हैं, तो 12 माह का कितना हो जाएगा 12000 रुपये, तो उसमें कुल आहरित राशि तो 12000 आ गई। ब्याज दर आपको दिया होगा 6% है, 10% है, 12%, जो भी आपके ब्याज दर भी आपको प्रश्न में दिया होगा, ठीक है। 100 गुणा 12 अपने सूत्र में लिख सकते हैं। लेकिन औसत अवधि क्या होता है, इसके बारे में अपन को थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी वो का वही प्रोसेस है, केवल औसत अवधि की गणना कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा प्रोसेस है, इसीलिए ये थोड़ी विधि अलग है। अगर आपको औसत अवधि की गणना करना आता है तो सबसे इजी हो जाएगी ये विधि, ठीक है। और बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन केवल इतना ही पढ़ेंगे कि औसत अवधि की गणना कैसे करते हैं। अगर औसत अवधि की गणना करना अपन को नहीं आता है तो ये पूरी विधि नहीं आएगी। कुल आहरित राशि आप ज्ञात कर सकते हो, 10,000 पर मंथ निकालते हो तो कितना 1,20,000 हो जाएगा 12 माह का, ठीक है। ब्याज दर आपको दी होगी 10%, 15%, जो भी आपके ब्याज दर है वो दी होगी। औसत अवधि की गणना आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी 100 गुणा 12 ये तो है ही। हाँ, अब आपको औसत अवधि की गणना करना है, ठीक है। औसत अवधि की गणना बिल्कुल इजी है, कोई समस्या नहीं है, बस आपको तो केवल समझना है। ध्यान से एक बार जो क्लास चालू है तो उसको एक बार देखना है, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कोई समस्या नहीं है इसमें,
आप आराम से समझ सकते हो, प्रश्न को हल कर सकते हो। अब देखिए औसत अवधि की गणना। औसत अवधि की गणना। अब इसमें आपको छोटी सी एक टेबल बनाना है। औसत अवधि की गणना में आपको छोटी सी टेबल बनाना है। इसमें विधियां होती है दो प्रकार, एक होता है मासिक, ठीक है, फिर एक होता है त्रैमासिक, और एक कोई निश्चित दिया होता नहीं है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये सूत्र के लिए, ये 12 माह के लिए, ये 9 माह के लिए, ये 6 माह के लिए, ठीक है। ये था प्रोसेस अपने। मासिक में भी आपके है यहाँ पे सूत्र आ जाएगा, ठीक है। ये 12 माह के लिए, 9 माह के लिए अगर आपको ज्ञात करना है औसत अवधि, या फिर 6 माह के लिए ज्ञात करना है तो आप गणना कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपके। अब ये है त्रैमासिक, और त्रैमासिक में भी 3 कंडीशन इसमें बनती है। देखिए कौन सी? प्रत्येक माह के प्रारंभ में, अगर आप आहरित राशि करते हो, निश्चित आहरित करते हो, लेकिन प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के मध्य में और प्रत्येक माह के अंत में, उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, फिर प्रत्येक तिमाही के मध्य में और प्रत्येक तिमाही के अंत में। और यहाँ पर आपको कोई तिथि नहीं दी हो, निश्चित समय नहीं हो, निश्चित आपको टाइम नहीं दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है उसके बारे में प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, वही ऊपर वाला इसमें तो लिखना ही है, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक माह के प्रारंभ में अगर आप राशि निकालते हो, एक निश्चित राशि निकालते हो, कब निकालते हो? प्रत्येक माह के प्रारंभ में, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है प्रोसेस, क्या सूत्र लगेगा और आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए अपन पढ़ रहे हैं औसत अवधि की गणना करना। अपन पढ़ रहे थे आहरण पर ब्याज की गणना, और आहरण पर ब्याज की गणना में दूसरी कंडीशन थी आपके निश्चित समय और समान राशि, ठीक है। तो उसमें अपन सूत्र पढ़ लिया था, कुल आहरित राशि ज्ञात कर सकते हैं, ब्याज दर आपको दिया होगा, ठीक है। लेकिन औसत अवधि की गणना अपन को करनी पड़ेगी। तो औसत अवधि कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके बारे में देखिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप 12 माह के लिए आप राशि निकाल रहे हो तो उसमें क्या प्रोसेस होगा, 9 माह के लिए राशि निकाल रहे हो तो उसमें कितनी अवधि मानी जाएगी, और 6 माह के लिए राशि निकाल रहे हो तो उसमें कितनी अवधि मानी जाएगी। तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में अगर आप निकाल रहे हो, और प्रत्येक माह की बात हो रही है, मासिक की बात हो रही है, तो देखिए n+1/2 सूत्र लगेगा। कौन सा लगेगा? n+1/2। n यहाँ पे है माह, n बराबर क्या है? माह, माह की संख्या, ये n का है, ठीक है। यानी कितने माह के लिए आप निकाल रहे हो उतना आपको n की जगह रखना है ना, वही n का मान हो जाएगा, ठीक है। 12 माह के लिए तो n की जगह 12 रख दो, 9 माह के लिए है तो n की जगह 9 रख दो, और 6 माह के लिए है तो n की जगह 6 रख दो, ठीक है। आपके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आ जाएगा मान। अब देखिए ये तो n+1/2 प्रत्येक माह के प्रारंभ की बात हो रही है, तो पहले प्लस पॉइंट ही होता है, ये ध्यान रखना अपने को। प्रत्येक माह के प्रारंभ में आपके प्लस पॉइंट मानना है, अंत में लास्ट वाला माइनस ही होता है, ऐसे ध्यान रखो। तो प्रत्येक माह के अंत में माइनस होता है, और मध्य में न प्लस होता है न माइनस होता है,
केवल n ही रहने दो, न प्लस करना है न माइनस करना है, ठीक है, याद रखने का तरीका है। तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में प्लस पॉइंट है अपना, ठीक है, तो n+1/2। अब देखिए n की जगह 12 रख दो, +1/2। अब देखिए 12 और 1 कितने होते, 13/2 यानी 6.5। कितनी अवधि आ गई, 12 माह के लिए। प्रत्येक माह के प्रारंभ में अगर कोई राशि आरित करता है और वो 12 माह के लिए है तो आपको औसत अवधि में कितना लिखना है, 6.5। 6.5 माह का आपको औसत अवधि ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी प्रकार 9 + 1/2 10/2 कितना आ जाएगा, 5 माह। ये भी माह में, जो भी राशि आ रही है वो माह में आएगी, ठीक है। तो आपके देखिए 6.5 माह यानी 6.5 माह और 5 माह। अगर यहाँ पर अपन प्रोसेस करेंगे 6 + 1/2 7/2 3.5 माह, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो एक और तरीका भी देखिए। प्रत्येक माह के प्रारंभ की बात हो रही है, सूत्र अपन को याद है। देखिए 12 माह यानी 6.5, 1.5 घटा दो 5 और 1.5 घटा दो 3.5, ठीक है। ये हो जाएगा आपके 12 माह, 9 माह और 6 माह के। ज़्यादातर आपको प्रश्न पूछेगा वो 12 माह के लिए पूछेगा, ठीक है। फिर आगे रेयर कंडीशन में आपके 9 माह या 6 माह का प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। अब मध्य की बात हो रही है, तो देखिए मध्य में मैंने कहा था न तो प्लस होता है ना माइनस होता है, क्या लिखेंगे अपन, n/2। क्या लिखेंगे, n/2। तो देखिए यहाँ पर 12/2 कितने आ जाएंगे, 6 माह। मध्य की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए 9/2 कितने आ जाएंगे, 4.5 माह। और यहाँ पर देखिए 6/2 कितने आ जाएंगे, 3 माह। कोई समस्या नहीं इसमें भी। 6 माह, 1.5 कम कर दो 4.5 और 1.5 कम कर दो 3 माह, ठीक है। ये था प्रोसेस मध्य का। आपको मैंने कहा था कि मध्य में न तो प्लस होता है न माइनस होता, तो n/2 कर दो, ठीक है। अब इसके बाद में अंत की बात, मैंने कहा था कि अंत में आपके माइनस होता है, तो n-1/2। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 12 - 1/2 11/2 5.5 माह, ठीक है। 5.5 माह हो जाएगा। अगर बस प्रत्येक माह के अंत में अगर कोई साझेदार राशि आरित करता है तो उसकी अवधि कितनी हो जाएगी, 5.5 यानी 5.5 माह। फिर 9 - 1/2 8/2 यानी 4 माह। अगर 9 माह के लिए आरित करता है तो 4 माह, 4 और 12 माह के लिए आरित करता है तो 5.5 माह, ठीक है। फिर उसी प्रकार 6 - 1/2 5/2 यानी 2.5 माह। अगर वो 6 माह के लिए राशि आरित करता है प्रत्येक माह के अंत में, तो आपके औसत अवधि आ जाएगी 2.5 माह, ठीक है। ये था आपके प्रोसेस, याद रखना है आपको। केवल सूत्र पे आधारित है, बिल्कुल इजी है, कोई समस्या नहीं है। 12 माह के लिए तो 12 n की जगह रख दो, 6 माह के लिए 6 रख दो, 9 माह के लिए तो 9 रख दो, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपके औसत अवधि आ जाएगी। बिल्कुल इजी है, कोई गणना करने की आवश्यकता नहीं। ये तो आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल करिए, बाकी तो आपको यही याद रखना है। और इसी के आधार पर होगा, जैसे कि 9 माह के लिए तो n की जगह 9 रख दो। और आपको प्रश्न में दिया होगा कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में या फिर प्रत्येक माह के मध्य में या फिर प्रत्येक माह के अंत में निकालता है। एक प्रश्न में तीनों विधियां आ सकती है। एक प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि A प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2,000 रुपये निकालता है, B प्रत्येक माह के मध्य में 3,000 रुपये निकालता है, C प्रत्येक माह के अंत में 2,000 रुपये निकालता है। तो आपको तीनों सूत्र याद होंगे, तब वो एक प्रश्न क्लियर होगा, ठीक है। और आजकल ऐसे ही प्रश्न आने स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना आपको और समझने की कोशिश करना है। और मैं आशा करता हूँ और मुझे ऐसे विश्वास है कि आपको समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए त्रैमासिक की बात हो रही है, कोई समस्या नहीं है। मासिक करता एक एक महीना, प्रत्येक माह अपन लिखते हैं, तो यहाँ पे n+1 क्या। त्रैमासिक करता प्रत्येक 3 माह के बाद, प्रत्येक 3 माह के बाद में वो राशि निकालता है। तो कोई समस्या नहीं इसमें। अगर मासिक है तो यहाँ पे 1 रखना है और त्रैमासिक है तो यहाँ पे 1 की जगह 3 रखना है, बाकी सूत्र वो का वो रहेगा। अब देखिए त्रैमासिक तो प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, तिमाही के प्रारंभ की बात हो रही है तो प्लस पॉइंट होता है, आपको पता ही है, तो n+3 लिखना है आपको। तिमाही की बात हो रही है 3, प्रत्येक माह हो रहा था 1/2 सूत्र हो गया इसका। देखिए मध्य में कोई समस्या नहीं, मध्य में ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा n/2। अंत में आपको पता ही है माइनस होता था n-3/2, वहाँ पे n-1 करते थे 2 और यहाँ पे n-3/2।
अब सूत्र में देखिए 12 माह के लिए है तो 12 + 3/2 15/2 7.5 माह 7.5 माह, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए 9 माह के लिए है 9 + 3/2 12/2 6 माह। इसकी अवधि कितनी आ जाएगी 6 माह। आपको सूत्र याद रखना है, ये तो गणना तो अपन बाद में कर सकते हैं, अगर सूत्र याद है तो बाद में अपन गणना कर सकते हैं। 6 माह के लिए है 6 + 3/2 9/2 4.5 माह। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये अपन गणना कर सकते हैं कि n + 3.2, ठीक है, तो 12 + 3/2 कर दो 15/2 यानी 7.5 माह होता है। अगर 12 माह के लिए प्रत्येक 3 माह के अंत में प्रारंभ में अगर राशि निकालते हैं तो मध्य की बात हो रही है, कोई समस्या नहीं। 12/2 6 माह, फिर 9/2 4.5 माह, 6 माह की राशि, ठीक है, वो वाला हो रही है। फिर 6/2 कितना आ जाएगा 3 माह। ये था प्रोसेस आपके मध्य का। तो मध्य में तो आपको समझने की आवश्यकता नहीं, 6 में राशि आ जाएगी, ठीक है। अंत की बात हो रही है तो 12 - 3/2, यहाँ पे n - 3 है तो 12 - 3 कर दो, ठीक है, कितना आ जाएंगे 9/2 4.5 माह। यहाँ पर आपके 9 है तो 9 - 3/2 6/2 कितना आ जाएगा 3 माह। और अगर आपके यहाँ पे 6 दिया हुआ तो 6 - 3/2 यानी 3/2 कितना आ जाएगा 1.5 माह। ये था आपके अगर प्रत्येक माह के प्रारंभ, प्रत्येक माह के मध्य, प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ, प्रत्येक तिमाही के मध्य में और प्रत्येक तिमाही के अंत में अगर 3-3 महीने का अंतराल है तो। और अगर आपको निश्चित कोई समय नहीं दिया हुआ है, ये कहा गया है कि प्रत्येक माह को ए 2,000 रुपये राशि निकालता है। प्रत्येक माह को ए कितना निकालता है 2,000 रुपये राशि निकालता है। लेकिन ये नहीं कहा कि प्रत्येक माह के प्रारंभ की बात हो रही है या फिर प्रत्येक माह के मध्य की बात हो रही है या फिर प्रत्येक माह के अंत की बात हो रही है। ये आपके प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। ये लिखा हुआ कि प्रत्येक माह को ए 2,000 रुपये राशि आहरित करता है, ठीक है। समय नहीं दिया हुआ है, समय का मतलब आपको प्रत्येक माह के प्रारंभ की बात नहीं कही गई है, मध्य की और अंत की इसके बारे में कोई स्पष्ट आपको संदेश नहीं है, तो आपको कोई समस्या नहीं है। अगर निश्चित समय नहीं होने पर आपके क्या सूत्र लगेगा n/2, ठीक है। अगर निश्चित समय नहीं है तो आपको मध्य ही मानना है, ठीक है। और मध्य मानते तो आपको बताइए क्या होता है 12/2 6 माह के लिए, 9/2 4.5 माह के लिए और 6/2 3 माह के लिए। यह प्रोसेस होता है अगर आपके निश्चित कोई समय नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। ये था आपके औसत अवधि की गणना करना। अपन ने पूंजी पर ब्याज की गणना कर ली, आहरण पर ब्याज की गणना कर ली और इसमें 2 कंडीशन थी, अनिश्चित समय और अनिश्चित राशि, ठीक है। तो उसमें आपकी 2 विधियाँ थी, सरल विधि और गुणनफल विधि। निश्चित समय और समान राशि थी तो उसमें आपके एक विधि और थी औसत अवधि विधि, और औसत अवधि विधि का आपको सूत्र बता दिया। फिर औसत अवधि की गणना कैसे करते हैं उसके बारे में भी हमने वर्णन कर दिया। इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी को आग्रह करता हूं कि जो भी ये वीडियो आपको प्राप्त हो रहा है अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएं। धन्यवाद।